ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों को कवर करेंगे। इसके अंदर मोल्थस का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आज मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देखते हैं। दरअसल प्राचीन काल से ही जनसंख्या वृद्धि के परिणाम और संसाधनों के साथ जनसंख्या के क्या संबंध है, क्या अनुपात है, इन सभी पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। प्लेटो ने भी इसका जिक्र किया है, या आधुनिक चिंतकों के अंदर मोल्थस है, कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इन सभी ने इसका जिक्र किया है। लेकिन जो सबसे पहले या सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन जनसंख्या का मोल्थस ने किया है। मोल्थस जो कि इतिहास और इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध लेख जो कि 1798 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था, उसके अंदर इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार उत्पादन कलाओं की एक तीव्र दी गई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाती है। यानी जो खाद्य संसाधन है वो जब बढ़ रहे हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या हमेशा साधनों से तेज गति से बढ़ती है। यानी जनसंख्या और खाद्य संसाधन के बीच सीधा संबंध इसने व्यक्त किया है कि यदि खाद्य संसाधन अच्छी संख्या में है, अच्छी मात्रा में है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी, हमेशा जनसंख्या उत्पादनों से आगे रहेगी। यह कहने का प्रयास मोल्थस ने किया है। इसका जो मुख्य सिद्धांत है उसको हम इधर देखेंगे और इसे आसानी से आप समझ में जाएंगे। लेकिन दो चीज़ें मोल्थस कैरी करता है कि मनुष्य है तो इसका सीधा सा लक्षण है कि उसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी ही, भोजन खाए बगैर वह जीवित नहीं रह सकता। दूसरा, जब तक पुरुष और स्त्री दोनों मौजूद हैं तो उनके बीच जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है। तो पुरुष स्त्री के मिलन से जो संतान उत्पन्न है वो भी लगातार होती रहेगी। यानी दोनों काम प्राकृतिक रूप से चलते रहते हैं, रुक नहीं सकते दोनों काम। यानी संसाधनों का जो समाप्य है वो भी होता रहेगा और जनसंख्या भी लगातार बढ़ती रहेगी। तो इसके बाद यह जो इसका मुख्य कंसेप्ट है, इसी को आधार मानते हुए जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत मोल्थस ने दिया है कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो तो हमेशा ज्यामितीय दर से होती है। यानी ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन के अंदर होती है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, यानी दोगुनी होती रहेगी। और इसी दर से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को मात्र 25 साल लगेंगे और 25 साल के अंदर वह डबल हो जाएगी जनसंख्या उस क्षेत्र की। तो यानी जनसंख्या तो ज्यामितीय दर से बढ़ रही है। खाद्यान्नों की वृद्धि क्या है? वो बढ़ने की दर अंकगणितीय है, अर्थमेटिक है। यानी 1 से 2, 3, 4, 5 समांतर श्रेणी के अंदर यह बढ़ती जाएगी। तो ज्यामितीय दर अधिक है और समांतर श्रेणी के अंदर जो बढ़ रही है वो दर कम है। परिणाम क्या होंगे? परिणाम सीधा है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, खाद्यान्नों की मांग ज़्यादा हो गई लेकिन पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इससे एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। किसके बीच? मांग और पूर्ति के बीच। लोगों को ज़्यादा चाहिए, मांग अधिक है, उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा। तो इससे क्या होगा? असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन दूर करने के उसने 2 उपाय बताए हैं कि एक तो कृत्रिम उपाय हम कर सकते हैं। मनुष्य या तो खुद संयम बरते, यानी कि वो शादी ना करे, या शादी करे भी तो भी देर से, जल्दी शादी न हो, या मनुष्य ब्रह्मचर्य का भी पालन करे। यानी जनसंख्या बढ़ने को वह रोक सकता है, क्योंकि वही तो जनसंख्या को बढ़ा रहा है। यह तो मनुष्य के ऊपर उसने छोड़ दिया है। दूसरा, उसने प्राकृतिक उपाय बताए हैं जो कि प्रकृति अपने आप ही जनसंख्या कम कर लेगी। तो वो क्या होंगे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित है कि बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, या खाद्यान्नों के लिए युद्ध होंगे, मारामारी होगी, भूखमरी होगी। यह सब प्राकृतिक कारण है। यानी इसके नुकसान बताते हुए इसने इसका जिक्र किया है। तो इस चीज़ को हम और क्लैरिफाई करें कि जो खाद्यान्न है वो तो एक निश्चित गति से ही बढ़ेंगे। यानी समांतर श्रेणीकरण, ऐसे नहीं कि सीधी छलांग लग जाएगी खाद्यान्नों की। मोल्थस यह मानता है। वहीं जनसंख्या कुछ दूर तक तो
निम्न गति से बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और जब जनसंख्या कुछ हो जाती है उसके बाद उसके अंदर अचानक उछाल आता है और यह लाइन खड़ी होती जाती है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि खाद्यान्न की मात्रा अच्छी है, जनसंख्या भी दोनों अनुपात में है, लेकिन फिर क्या होगा, जनसंख्या और खाद्यान्नों के बीच की खाई चौड़ी होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब यह स्थिति पैदा होगी, बीमारी, युद्ध, भूखमरी, फिर से यह लाइन नीचे आने लगेगी, यह द्वितीय अवस्था होगी। फिर कुछ देर तक संतुलन में रहने के बाद फिर जनसंख्या ऊपर उठेगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो एक साइकिल चलता है किसका, जनसंख्या के बढ़ने और घटने का। तो यह मोल्थस की मुख्य थ्योरी है। अब इसके अंदर तो 3 चीज़ें हम देख सकते हैं कि एक तो जब 25 साल बाद जनसंख्या डबल हो रही है तो हो क्या सकता है, यदि हम इसी गति से इसको बढ़ाते रहें तो 200 साल बाद क्या होगा, 2 शताब्दियों के बाद जनसंख्या कहाँ पहुंच जाएगी, यानी 25 8 200, तो 8 गुणा से 8 गुणा 256, और इन्हीं 200 सालों के अंदर भोजन कहाँ तक पहुंचेगा, मात्र 9 तक। तो अनुपात का भी बिगड़ गया है। 300 साल बाद क्या होगा, यह पहुंच जाएगा 4096 तक, और ये पहुंचेंगे मात्र 13 तक। तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई। 300 साल बाद ये, 400 साल बाद यह काउंट करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तब यह स्थिति उत्पन्न होगी कि जनसंख्या नीचे आएगी, यानी प्रकृति अपने आप इसको कर लेगी एडजस्ट। तो ये जनसंख्या वृद्धि का इसका सिद्धांत है। तो अब यह सिद्धांत क्या आज भी मान्य है या क्या क्या इसकी खामियां हैं वह हम देखते हैं। मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्यापक स्तर पर आलोचना की जाती है। उनमें कुछ हैं कि तो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, यानी हो सकता है कि किसी छोटे समय के लिए यह प्रासंगिक हो। जैसे भारत के अंदर 1911 से 1921 का जो दशक था उसके दौरान भारत के अंदर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि जनसंख्या का ग्राफ है वो नीचे गिर गया था। भारत के अंदर उस समय भूखमरी और अकाल का सामना करना पड़ा था, उस समय बीमारियां भी बहुत फैली थी। तो वह एक छोटे से समय के लिए एक देश के अंदर वह लागू हो गया था, लेकिन व्यापक स्तर पर सर्वमान्य ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो मोल्थस ने कहा कि जनसंख्या और खाद्यान्नों का जब हम बात करेंगे तो खाद्यान्नों का उत्पादन कम रहेगा और जनसंख्या की वृद्धि हमेशा ऊपर होती है, ऐसा नहीं हुआ। भारत के अंदर 1951 के बाद या हम कहें हरित क्रांति के बाद 1960 के दशक में जो आई, तो उसके खाद्यान्नों के बढ़ने की दर वो तो रही है 3.3% और जनसंख्या वृद्धि दर रही है उच्चतम 2.22%। यानी खाद्यान्न ज़्यादा हो गए हैं। इतनी अधिक हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद हमने कृषि के अंदर विकास किया है। तो यहीं पर यह सिद्धांत गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह विज्ञान की अनदेखी करता है। मनुष्य को कहता है कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, शादी देर से करो, ब्रह्मचर्य या संयम पालो, यह सब, लेकिन वह विज्ञान को नहीं जानता था या विज्ञान की अनदेखी की कि आज हम अनेक प्रकार की तकनीक अपना सकते हैं, गर्भ निरोधक हैं या अनेक स्वास्थ्य की चीज़ें हैं जिससे कि हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। विश्व के अनेक देश ऐसा कर भी रहे हैं। तो विज्ञान की अनदेखी की है, साइंस को महत्व नहीं दिया, खाद्यान्नों को ही संसाधन मानता है, यानी जो खाने पीने की चीज़ें हमारे जीविकोपार्जन के साधन हैं उन्हीं को ही महत्व दिया है। बाकी धरती के जो पर्यावरण संसाधन खत्म हो रहे हैं उनकी बात मोल्थस ने नहीं की, उनका जिक्र नहीं किया है और इसको निराशावादी अध्ययन भी माना जाता है। यानी यह हमेशा जनसंख्या बढ़ने को हमेशा कहता है कि खतरा ही है, उसके जो सदुपयोग हैं या जो अच्छे लाभ हैं वह नहीं मानता कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा उत्पादन भी तो होगा, जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अंदर हम देखेंगे, लेकिन इसे निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। तो यह इसकी आलोचना है जो कि आप लिखेंगे। इसके अतिरिक्त इतनी आलोचनाओं के बाद जो प्रत्येक सिद्धांत है उसके अंदर कुछ बदलाव भी आते हैं। तो जो इसके अंदर कमियां थी इसको नियोमाल्थुसियंस या जो नवमाल्थसवादी हैं उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। तो एक तो इन्होंने जो संसाधन शब्द है वह इसके अंदर
जोड़ दिया है। पहले जो जीविकापार्जन के साधन को ही माना जाता था, लेकिन अब संसाधन नियमालतिस्वादी कहते हैं कि संसाधनों का भी संरक्षण होना चाहिए। इनके अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ता एक यान है। इन्होंने उदाहरण दिया है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक यान की तरह उड़ रही है। इसके पास जितने भी संसाधन हैं वे एक समय ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे और कहीं से संसाधन लिए नहीं जा सकते। धरती के ऊपर ही है सारा कुछ और अनेक प्रकार के संसाधन तो समाप्त होने वाले हैं। तो उनका जिक्र नवमालथसवादी करते हैं। तो इन्होंने इन 5 चीज़ों का जिक्र मुख्य तौर से किया है कि खाद्यान्न उत्पादन यानी कृषि उत्पादन कितना हो रहा है, हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन क्या है, जनसंख्या वृद्धि किस गति से हो रही है, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, कितने ख़त्म हो गए, या पर्यावरण प्रदूषण कितना हो रहा है, यानी मनुष्य कितना जी सकता है। यह मोटी मोटी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो जो क्लब ऑफ रोम है उन्होंने 1970 के अंदर इन सभी चीज़ों को, इनकी जो ऑप्टिमम थ्योरी है उसके अंदर इसको शामिल किया है। और उनके जो इनको महत्व देते हुए क्लब ऑफ रोम ने जो कल्पना की है कि 2100 तक जनसंख्या 10 अरब को पार कर जाएगी या 2100 से पहले ही पार कर जाएगी। इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है, जो कि खतरा है संसाधनों के लिए या पृथ्वी के लिए। और हमारे जो अनवीकरणीय स्रोत है जिनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, वे 250 साल या उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यह क्लब ऑफ रोम ने इसको महत्व दिया है नवमालथसवाद को। तो इसको संसाधनों का संरक्षण इस पर बल देता है और ख़ासकर यह कहता है कि हम 2050 तक 0% पॉपुलेशन ग्रोथ हासिल कर लें, यानी हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट हम 2050 तक हो जाएंगे तो इसके चांसेस हैं कि जो भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर विकासशील देशों को आग्रह किया है उन्होंने कि विकासशील देश अपनी जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखें। खासकर जो एशियाई देश हैं या अफ्रीकी देश हैं उनके अंदर जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीका के जो अति पिछड़े देश हैं उनके अंदर तो जनसंख्या काबू करने की सलाह दी है। तो यह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।